स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने आज नए प्रश्नों को रखा है और नए प्रश्न आपको वीडियो के शुरू में भी मिलेंगे और कुछ अंत में भी आपको नए प्रश्न मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल करें कि किस से लड़ोगे? कविता संग्रह किसका है? आपको ये बताना है कि किस से लड़ोगे, ये कविता संग्रह किसका है? ए करा अनामिका, बी पंकज चौधरी, सी पंकज चतुर्वेदी और डी सुभाष राय। तो आपको ये बताना है कि ये कविता संग्रह किसके द्वारा लिखित है। तो ये कविता संग्रह जो है वो पंकज चौधरी का है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा करें कि तितली धूप कहानी संग्रह किसका है? आपको ये बताना है कि तितली धूप कहानी संग्रह जो है वो किसका है। ए करे भालचंद जोशी, बी करे नीरज खरे, सी करे पंकज मित्र और डी करे संतोष दीक्षित। तो आपको ये बताना है कि तितली धूप जो है वो कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। तो तितली धूप जो कहानी संग्रह है वो भालचंद जोशी का है। तो विकल्प ए जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। तीसरा सवाल कह रहा है कि प्रेम परंपरा और विद्रोह किसकी रचना है। आपको ये बताना है कि प्रेम परंपरा और विद्रोह ये रचना किसके द्वारा लिखित है। ए नीरजा माधव, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी अनामिका और डी कात्यायनी। तो आपको ये बताना है कि प्रेम परंपरा और विद्रोह ये रचना किसके द्वारा लिखित है। तो ये रचना जो है वो कात्यायनी के द्वारा लिखित है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे। चौथे में सौ सवाल कह रहे हैं कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है। तो आपको इस सवाल का उत्तर जो है वो देना है कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। ए कह रहा है महाभोज, बी कह रहा है आखिरी कलाम, सी कह रहा है काशी काशी और डी कह रहा है राग दरबारी। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास की पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा गया है। तो ये जो है वो लिखा गया है राग दरबारी की भूमिका में। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 1968 में प्रकाशित हुआ था, पूर्णतः व्यंग शैली में लिखा गया है और इसके लिए इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल को 1969 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। राग दरबारी 35 अंशों में विभक्त है, रिपोर्टार शैली में लिखा गया उपन्यास है। इसके पात्र की बात करें तो बैद जी, रूपन, रंगनाथ, प्रिंसिपल साहब, खन्ना मास्टर, जोगनाथ, सनीचर, रामधीन, भीखम खेड़वी, ये जो है इसके प्रमुख पात्र हैं। बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहा है कि वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है। तो आपको ये बताना है कि यह छंद जो है वो किस उपन्यास में आया है। झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा या राग दरबारी। तो ये छंद जो है वो तमस उपन्यास में आया है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। उपन्यास की कथावस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगे पर आधारित है। तो इसमें लाहौर के आसपास को सिर्फ 5 दिन की कहानी जो है वर्णित इसमें की गई है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। पहले में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है, जबकि दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में जो है वो आ जाते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर छठा। छठा सवाल कह रहा है कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निद्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस चरित्र के द्वारा कहा गया है। ए बाणभट्ट, बी लोरिक देव और सी अघोर भैरव और डी कह रहा है कि महामाया भैरवी। तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। चूंकि ये कथन जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से लिया गया है और इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ है और इस उपन्यास की कथा जो है 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है और यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। तो आपको बताना है कि उसमें ये किसने कहा है। तो छठे का उत्तर क्या हो जाएगा। छठे का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, महामाया भैरवी का कथन है। सवाल नंबर 7वां देखते हैं क्या करे। उसका युवापन एक प्रतिभा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और कभी उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी में से उद्धृत है।
तो आपको ये बताना है कि यह कहानी जो है, यह कथन जो है वो किस कहानी से उद्धृत है? ए, अपना अपना भाग्य, बी, गैंग्रीन, सी, पिता और डी, राजा नरमत्सिया। तो आपको बताना है कि ये किस कहानी से यह कथन जो है वो लिया गया है। तो अगर 7वें का उत्तर देखा जाए, तो 7वें का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। ये पिता कहानी से जो है वो लिया गया है। पिता कहानी जो है वो ज्ञान रंजन की कहानी, वृद्ध विमर्श की एक बेजोड़ कहानी जो है ये है ज्ञान रंजन द्वारा लिखित है। अपना अपना भाग्य की बात करें तो जैनेन्द्र की कहानी है, गैंग्रीन अगे की है, और राजा नरबसिया जो है वो कमलेश्वर की कहानी है, जिसमें एक मध्यवर्गीय पुरुष के अंतर्द्वंद, पारिवारिक तनाव तथा कर्ज के बोझ से उपजी मजबूरी और घुटन का जो है वो चित्रण किया गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 8वां। 8वां हम कह रहे हैं कि माँ के हाथ की बनी कौन-सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? तो 8वें में आपको ये बताना है कि माँ के हाथ की बनी कौन-सी कला को देखकर चीफ जो है वो प्रसन्न हो गए? ए, कशीदारी, बी, चिकनकारी, सी, जरदोदी और डी, फुलकारी। तो आपको बताना है कि माँ के हाथ से बनी हुई किस चीज़ को देख कर के जो है वो चीफ प्रसन्न होते हैं। तो ये जो है इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो है विकल्प आपका डी हो जाएगा, फुलकारी। और चूँकि यह कहानी है चीप की दावत, और इस जो एक वृद्ध विमर्श की जो है वो कहानी है, बुजुर्ग माँ के प्रेम और उसका त्याग का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। चीप की दावत के प्रमुख पात्र में बात करें तो मिस्टर सामनाथ और बूढ़ी माँ और पत्नी, ये इसके प्रमुख जो है वो पात्र हैं। भीष्म शाहनी के द्वारा लिखी गई कहानी है। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? तो 9 में आपको बताना है कि कौन-सा गीत जो है वो तीसरी कसम कहानी में नहीं है। नान्ही नान्ही देवता पातर ठोरवां ठड़के जैसन बिजनिया। बी करे कि जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमार पर होखू सराई है सहाई है मैया हमरा पर होखू सहाई। सी करे कि नोनवा चटाई कहे नाही मारेली सौरी घर और डी करे कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो आपको था ना कि कौन-सा गीत जो है वो तीसरी कसम कहानी में नहीं है, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा विकल्प ए जो है ये तीसरी कसम कहानी में नहीं है। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसका अन्य नाम मारे गए गुलफाम भी है। रेणु की पहली कहानी की बात करें तो इनकी कहानी का नाम ठुमरी है। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। कर सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक आसरणियों अनुभूतियों और दशाओं से कोई भी संबंध नहीं है। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और सी कह रहा है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, और डी कह रहा है कि डी कह रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपको बताना है कि ये जो है कथन किसके द्वारा कहा जो है वो गया है। तो 10वें का उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर जो है आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है वो कहा गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में क्या कह रहा है? 11 में ये कह रहा है कि त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सत्यत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको ये बताना है कि स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? ए, प्रणदत्त, बी, देवसेना, सी, बंधु वर्मा और डी, मातृगुप्त। तो आपको ये बताना है कि संवाद किसके द्वारा कहा गया है। तो ये संवाद की बात करें तो ये संवाद प्रणदत्त के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए जो है ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त प्रसाद की रचना है जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ है। तो भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का जो है इसमें समावेश देखने को मिलता है। आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में निम्नलिखित में कौन सा पात्र जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? 12 में आपको बताना है कि कौन सा पात्र जो है वो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। ए कह रहा है एलिस, बी लीला, सी जयमाला और डी नीला। तो 12 में आपको उत्तर बताना है कि कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है वो पात्र जयमाला है। विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 में कह रहे हैं कि एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। ये कथन किसका है? तो आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है सुधा शिवपुरी, बी व कराकारत, सी इब्राहिम अलकाजी और डी ओम शिवपुरी। तो 13 में आपको ये जो है बताना है कि ये जो कथन है यह कथन जो है वो किसके द्वारा जो है वो कहा गया है। एक निर्देशक के
दृष्टि से आपको ये बताना है कि जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये आपको जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर जो है विकल्प डी जो है आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ओम शिवपुरी के द्वारा जो है ये कहा गया है, तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 14। 14 में करें कि जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या इसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा है? तो आपको ये बताना है कि अंजू दीदी नाटक में यह संवाद जो है वो किसने किससे कहा है। ए अंजलि द्वारा मुन्नी को कहा गया है, और बी कह रहा है कि अनामिका द्वारा अंजलि को कहा गया है, सी कह अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया, और डी कह के अंजलि द्वारा नीरज को कहा गया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो है आ, किसके द्वारा यह संवाद जो है वो कहा गया है। सवाल नंबर 14 का उत्तर देना है। तो 14 का उत्तर जो है आपका विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ये अंजलि द्वारा जो है किसको कहा गया है? अंजलि द्वारा जो है वो अनिमा को कहा गया है। तो विकल्प सी जो है वो 14 का उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अंजू दीदी का प्रकाशन 1955 में हुआ था, और यह नाटक जो है मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता हुआ है, और इसकी इसमें जो है यांत्रिक जिंदगी का चित्रण जो है वो किया गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 में करें क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है, और काम भुजंग मेरा कीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपरोक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? तो आपको बताना है कि जो निबंधकार है वो किस नक्षत्र से जोड़ता है। ए माघा नक्षत्र से, बी स्वाति नक्षत्र से, सी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से, और डी कह रहा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से। तो 15 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि 15 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। उत्तर फाल्गुनी के आसपास 1947 में प्रकाशित कुबेर नाथ राय के द्वारा लिखित एक निबंध है, और यह जो है विषाद योग जो उनका निबंध संग्रह है उसी में जो है ये संकलित है, और ये एक प्रमुख ललित निबंधकार हैं। तो आपको बताना है कि किस नक्षत्र से जोड़ता है। तो 15 का उत्तर क्या होगा? तो 15 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ता है। आते हैं सवाल नंबर 17 16 सॉरी 16 16 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? तो आपको इसमें बताना है कि यह किस निबंध से जो है वो लिया गया है, ये आपको बताना है। कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य। तो विकल्प ए कह रहा है कविता क्या है, बी कह रहा है मजदूरी और प्रेम, सी कह रहा है उठ जाग मुसाफिर, डी कह रहा है संस्कृति और सौंदर्य। तो 16 का उत्तर आपको बताना है कि किससे जो है किस निबंध से ये उद्धृत है। तो अगर 16 का उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 का विकल्प नंबर बी, मजदूरी और प्रेम से जो है यह क्या है, ये लिया गया है। ये निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया निबंध है। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था, और इस निबंध में कुल 8 शीर्षक हैं। चले अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल। सवाल नंबर 17 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध नहीं है? आपको 17 में क्या बताना है कि कौन निबंध जो है वो विवेकी राय द्वारा विवेकी राय कृत निबंध नहीं है। ए करे फिर बेतलवा डाल पर, बी करे कि गवई गंध गुलाब, सी करे उठ जाग मुसाफिर, और डी करे कि हर बारिश में। तो 17 में आपको उत्तर देना है कि 17 का उत्तर क्या होगा। तो 17 का उत्तर अगर देखें तो विकल्प नंबर डी जो है ये विवेकी राय का नहीं है, बल्कि ये निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित जो है वो निबंध है। चले सवाल नंबर 18। कह रहा है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? आपको बताना है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का जो है वो उल्लेख नहीं है। ए कह रहा है अशोक के फूल, बी कह रहा है विचार और वितर्क, सी कह रहा है मेघदूत एक पुरानी कहानी, और डी कह रहा है सीरीज के फूल। संस्कृति और विमर्श निबंध जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में जो है ये संकलित है, और इसमें जो उल्लेख नहीं है वो उल्लेख सीरीज के फूल का नहीं है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में करें कि भारतेंदु मंडल के लेखों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? तो आपको 19वें में ये बताना है कि भारतेंदु मंडल के लेखों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? ए लेख, बी ललित गद्य, सी गद्य प्रबंध, और डी कह रहा है निबंध।
तो 19 का उत्तर आपको देना है कि किसका जो है वो प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर 19 की बात की जाए तो शुक्ल जी जो है वो किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो ललित गद्य का प्रयोग जो है वो नहीं करते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 20वां, कह रहा है हीरा मंडी उपन्यास किसका है? आपको बताना है कि हीरा मंडी जो 2024 में प्रकाशित है, वो उपन्यास किसका है? ए राजेंद्र राजन, बी बोधिसत्व, सी प्रदीप सौरभ और डी अनामिका। तो सवाल नंबर 20 में आपको ये बताना है कि हीरा मंडी उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये उपन्यास राजेंद्र राजन का है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21, कह रहा बोरसी भर आंच किसके द्वारा लिखित संस्मरण है? आपको सवाल नंबर 21 का उत्तर बताना है कि बोरसी भर आंच किसके द्वारा लिखित संस्मरण है? ए अनामिका, बी प्रभात रंजन, सी यतीश कुमार और डी राजेंद्र राजन। तो 21 में आपको ये बताना है कि बोरसी भर आंच जो है वो किसके द्वारा लिखित संस्मरण है? तो 21 का अगर उत्तर देखें तो विकल्प सी हो जाएगा, यतीश कुमार के द्वारा जो है वो लिखित यह एक संस्मरण है। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 में करें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए करे ग्रामे परितः वृक्षा सन्ति, बी करे ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, सी करे ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति और डी करे ग्रामम परितः वृक्षा अस्ति। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, सवाल नंबर 22 का। तो 22 में अगर देखा जाए तो जो सवाल शुद्ध होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति जो है ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि पठ धातु लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है, ये आपको बताना है कि पठ धातु लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है। ए करे पठिष्यता, ए करे पठिष्याम और बी करे पठिष्यत और डी करे पठिष्यामी। तो 23 का उत्तर बताना है कि 23 का उत्तर क्या होगा, पठिष्यता होगा, पठिष्यामा होगा या पठिष्यत होगा या पठिष्यामी होगा। तो बच्चों इसका उत्तर पठिष्यामी हो जाएगा, विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा 23 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 24। 24 में कहा हंस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? आपको क्या बताना है कि हंस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का रूप क्या होगा? ए आहसः, बी करा की आहस्तम, सी कर आसन और डी करा की आहस्ताम। तो आपको बताना कि कौन सा उत्तर सही होगा सवाल नंबर 24 का। आहसः, आहस्तम, आसन या आहस्ताम। तो इसका विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आहस्तम, अर्थात विकल्प बी जो है करेक्ट आंसर होगा 24 का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की, कह रहे कि औरत के लिए औरत किसकी रचना है? 25वें में आपको ये बताना है कि औरत के लिए औरत जो है वो किसकी रचना है? ए कमल भारती, बी नासिरा शर्मा, सी रमणिका गुप्ता और डी करा प्रभा खेतान। तो आपको बताना है कि औरत के लिए औरत किसकी रचना है, चूंकि यह एक स्त्री विमर्श की रचना है। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखित है। तो ये रचना जो है वो नासिरा शर्मा के द्वारा लिखित है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।